हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अब हम जो है आपकी मध्य प्रदेश के बाद हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये प्री के लिए और मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्री में आपका यदि यूनिट 7 में आप टॉपिक देखोगे तो अंतरिक्ष कार्यक्रम करके एक टॉपिक लिखा हुआ है, वहाँ से बहुत अधिक प्रश्न बनते हैं, संभावनाएं ज़्यादा रहती है, 2 या 3 प्रश्न आपको मिल जाएंगे इस टॉपिक से। और यदि आप मेंस का पेपर 3 का यूनिट 7 यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरी की पूरी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपको दी गई है। तो हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि आप प्री में जो पढ़ाई करें वह आपके पूरे के पूरे मेंस में भी काम में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सबसे पहले हम इतिहास देखते हैं कि इतिहास और वर्तमान जो स्वरूप है जो आप देख रहे हैं ये किस तरीके तक किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों तो देखिए, भारत में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इतिहास रहा वो शुरुआत तो 1962 से होती है, लेकिन उसके भी पहले भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चल रही थी और वो चल रही थी दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि होमी जहांगीर बाबा ने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इसी के अंतर्गत अंतरिक्ष विभाग को भी रखा गया था और जितनी अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रम है दोस्तों इसी विभाग के अंतर्गत होते थे। लेकिन 1962 में एक व्यक्ति के अथक प्रयासों से, विक्रम साराभाई जिनका नाम था, उनके अथक प्रयासों से अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी का नाम दोस्तों रखा जाता है इनकोस्पार। इनकोस्पार कमेटी बनाई जाती है। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च, जिसमें विक्रम साराभाई का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यह कमेटी बन जाती है और इन्हें ही दोस्तों प्रश्न पूछा गया एमपीपीएससी प्री में कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक का नाम बताइए, तो यही है आपके भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक। कई लोग इस प्रश्न को गलत करके आ गए, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के जाते तो शायद इस प्रश्न को गलत ना करके आते। तो विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक भी है, इन्हीं आप यह कह सकते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का जो आधार है, जो बेस है, वो इन्हीं ने तैयार किया था और जो अंतर्राष्ट्रीय छवि आज इसरो की आप देख पा रहे हैं उसमें भी इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दोस्तों आगे आते हैं 1962 के 7 सालों बाद की कहानी पर। 7 सालों बाद क्या होता है, इसरो जो इनकोस्पार जो संस्था थी उसी का नाम परिवर्तित करके उसकी शक्तियों में विस्तार करके उसे इसरो में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे आज आप लोग जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों 1969 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय दोस्तों वर्तमान में बेंगलुरु में है। शुरू से ही इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, हेड ऑफिस आप लोगों को पता है कि इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना हो चुकी है, लेकिन अभी भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के पास वित्त की समस्या है। वित्त की समस्या से निजात पाने के लिए कहानी आगे बढ़ती है और 3 सालों बाद दोस्तों अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में अलग से कर दिया जाता है, जिसे परमाणु विभाग से अलग करके अंतरिक्ष विभाग बना दिया जाता है, जिससे कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उन्हें आसानी हो, उन्हें वित्त आसानी से प्राप्त हो सके। 1972 तक की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, अब भारत ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया है और पहले सैटेलाइट का नाम बड़े प्यार से आर्यभट्ट रखा है। आर्यभट्ट के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे। और 19 अप्रैल 1975 दिन का वह ऐतिहासिक दिन था दोस्तों, जब रूस के बैंकावूर स्टेशन से आर्यभट्ट का सफल परीक्षण किया जाता है। यह उपग्रह कौन सा था, तो यह उपग्रह दूर संचार प्रकार का था और प्रायोगिक था दोस्तों, व्यावसायिक नहीं था। आर्यभट्ट प्रथम उपग्रह दूर संचार था, व्यावसायिक नहीं था। 19 अप्रैल 1975 का दिन ऐतिहासिक दिन भारत के लिए कि भारत का पहला उपग्रह लॉन्च किया जाता है। हमारे यहाँ से प्रक्षेपण नहीं किया जाता क्योंकि उस समय पे हमारे पास प्रक्षेपण यान भी नहीं था और प्रक्षेपण यान स्टेशन भी नहीं था। प्रक्षेपण यान स्टेशन तो यूँ कहें कि बन गया था 1971 में, लेकिन हम उसमें सक्षम नहीं थे प्रक्षेपित करने में। दोस्तों उसके 4 सालों बाद ही 1979 में भास्कर प्रथम का प्रक्षेपण किया जाता है। अब आप कहेंगे कि
आर्यभट्ट और भास्कर में क्या अंतर है? तो दोस्तों भास्कर प्रथम जो है यह प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह है। दोस्तों यदि आप लोग जानते होंगे, आपने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी, तो आप लोग जानते होंगे कि दूर संचार उपग्रह और सुदूर संवेदी उपग्रह में क्या अंतर होता है। यदि नहीं जानते तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, इसमें जस्ट आगे आने वाली 1-2 वीडियो में इन पर सारी डिटेल से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो 1979 में दोस्तों भास्कर प्रथम प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह भेजा जाता है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सा था, कई बच्चे गलत करके आएंगे और आर्यभट्ट लगा के आएंगे, क्योंकि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है दोस्तों, लेकिन पहला सुदूर संवेदी उपग्रह पूछा जाता है तो आप लोगों को भास्कर प्रथम लगाना है। यही छोटी छोटी गलतियों के कारण प्री नहीं निकलता है लोगों का, याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत अब प्रक्षेपण यान विकसित कर लिया है, एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जिससे पृथ्वी से दूर की कक्षा में हम उपग्रह भेज सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो भारत ने रॉकेट निर्माण में सफलता पा ली है और समय आ गया है 1980 का दोस्तों। 1980 के दशक में भारत ने अपना पहला प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहीं एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि मेंस में एक लाइन लिखी हुई है, मेंस में आपके सिलेबस में पढ़िएगा, यूनिट 7 पेपर 3 प्रक्षेपण यान की पीढ़ियाँ। तो वह जो टॉपिक है उसकी शुरुआत यहीं से होती है 1980 से, जब प्रथम चरण शुरू होता है या प्रथम पीढ़ी शुरू होती है प्रक्षेपण यान की। इसे आगे आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पीढ़ी, वर्तमान में 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो इसमें क्या क्या यान हुए और किस तरीके से विकास हुआ, इसको भी इतिहास के साथ थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते जाएंगे, ताकि यदि थोड़ा सा भी आप मेंस पढ़ के रखेंगे तो जो 2-3 महीने का आपको समय मिलेगा उसमें आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। फिर हम आगे चलते हैं। भारत ने प्रक्षेपण यान भी बना लिया है, SLV फुल फॉर्म देखेंगे तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं 1919, इसके बीच में एक और समय है दोस्तों 1982 का, जब हमने इनसेट 1A को लॉन्च किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह हमारा परीक्षण सफल नहीं हो पाया और उसके 1 साल बाद ही अपने उतनी ही दुगनी ताकत से इनसेट 1B का जो है सफल परीक्षण किया और यह भारत का पहला सफल व्यावसायिक दूर संचार उपग्रह है दोस्तों। पहला है, व्यावसायिक है और दूर संचार उपग्रह है। यदि पहला प्रायोगिक दूर संचार पूछे तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं आर्यभट्ट, लेकिन पहला सफल व्यावसायिक दूर संचार उपग्रह है इनसेट 1B, जिसे 1983 में लॉन्च किया गया था। थोड़ा सा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, सुदूर संवेदी उपग्रह वे होते हैं दोस्तों जो पृथ्वी की पास की कक्षा में होते हैं और फोटोग्राफ के माध्यम से सारी चीज़ें, डेटा हमें प्रोवाइड कराते हैं। इससे वन रिपोर्ट और आपके शहरीकरण और खनिज संसाधनों का पता लगाया जाता है। और दूर संचार उपग्रह वे होते हैं जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर की कक्षा में भेजे जाते हैं और दूर संचार स्थापित करने में ये सहायता करते हैं। तो ये पहला भारत का दोस्तों इनसेट 1B पहला सफल व्यावसायिक दूर संचार उपग्रह है 1983 में। इसके बाद की कहानी आती है 1984 का। आपके लिए एक तथ्य है कि राकेश शर्मा, आप लोग जानते हैं, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो साल्यूट 7 रूस का जो यान था उससे पहली बार अंतरिक्ष में जाते हैं। और इंदिरा गांधी यहीं पे इनसे प्रश्न पूछती है कि भारत कैसा लग रहा है, अंतरिक्ष से देखने पर भारत कैसा लगता है, तो वह जवाब देते हैं सारे जहां से अच्छा। तो इस तरीके की कहानी है दोस्तों यहाँ पे 1984 में। 1988 का समय आ जाता है। अब भारत ने दूर संचार तो भेज दिया है, लेकिन सुदूर संवेदी उपग्रह में सफलता प्राप्त करना बाकी है। तो 1988 में IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे जाते हैं भारत के द्वारा और इन्हें सफल भी बनाया जाता है। आगे की कहानी पर चलते हैं। 1994 का वर्ष ऐतिहासिक वर्ष है दोस्तों, क्योंकि भारत ने PSLV का विकास कर लिया है और यह दुनिया का, भारत का नहीं दुनिया का सबसे सफल प्रक्षेपण यान है दोस्तों PSLV, जिसकी 51-52 उड़ानों में से आज तक के 48-49 उड़ानें लगभग सफल रही है। यूं कह सकते हैं कि इसकी सफलता इतनी है कि लगभग 95% ये सटीक जगह पे एक ही बार में उपग्रह का प्रक्षेपण कर देता है। 3S से इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगा, इसका महत्व भी पूछा जा सकता है मेंस में। थोड़ा सा बस कुछ सेकंड का समय आपका लूँगा कि 3S से कह सकते हैं इसकी 3S के कारण ये विख्यात है दोस्तों। एक तो ये सबसे
सस्ते में पहुंचा देता है प्रक्षेपण यान को, सबसे सस्ते में, सस्ता दोस्तों, सबसे सस्ता है। दूसरा स आप कह सकते हैं कि सबसे सटीक है दोस्तों। पहला स कह सकते हैं कि सबसे सस्ता है, दूसरा स कह सकते हैं कि सबसे सटीक है, और एक और स माफ कीजिए मैं अभी भूल रहा हूं। तो सबसे सस्ता है यह यान और सबसे सटीक है, मतलब एक ही बार में सही जगह पे यह अपना जो है उपग्रह लॉन्च कर देता है PSLV। और इसकी महत्ता इस बात पे भी है कि विदेशी जो है इस पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि जब अमेरिका को भी अपने उपग्रह लॉन्च करवाना होता है तो वह PSLV के माध्यम से ही करवाता है। यहीं पे थोड़ा सा एक और दोस्तों है, 1999 में PSLV हमने विकास कर लिया 1994 में, उसके 5 सालों बाद ही 1999 में पहली बार हम विदेशी उपग्रह का प्रक्षेपण करते हैं। 2001 का समय आता है दोस्तों GSLV, 2001 का समय आता है GSLV, हम विकास कर रहे हैं। अब देखिएगा, प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों की मैं चर्चा कर रहा था, तो पहली पीढ़ी हम 1980 में शुरू कर चुके हैं, ये आपकी द्वितीय पीढ़ी का यान है PSLV, और जो GSLV है दोस्तों वह तृतीय पीढ़ी का यान है। GSLV तृतीय पीढ़ी का यान है। GSLV हम जो है, PSLV का फुल फॉर्म है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और यह कह सकते हैं 3 साल से कि यह सबसे सफल भी है, सबसे अभी तक का सफल यान भी रहा है। तो सस्ता है, सटीक है और सफल है। GSLV दोस्तों यह तीसरी पीढ़ी है जो जियो सैटेलाइट, हमारे पास क्या था, PSLV से हम ध्रुवीय कक्षा में लॉन्च कर सकते थे, लेकिन हम जियो की कक्षा तक पहुंचने में अभी सक्षम नहीं थे। तभी हमने 2001 में नई सदी में नई शुरुआत की और GSLV का निर्माण कर लिया। GSLV के निर्माण के बाद ही हम चंद्रयान प्रथम लॉन्च करते हैं दोस्तों 2008 में। 2008 में चंद्रयान प्रथम अक्टूबर में लॉन्च करते हैं PSLV C11 के माध्यम से। अब दोस्तों ऐसा समय चल रहा है कि भारत ने पहली ही बार में चंद्रमा पे पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। ऐसा अभी तक कोई देश नहीं हुआ था जो अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा तक पहुंचा था, लेकिन भारत ही ऐसा देश था कि पहले ही प्रयास में चंद्रमा तक पहुंच गया। इसीलिए तो लोग भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, भारत के PSLV का गुणगान करते नहीं थकते हैं। तो यह 2008 चंद्रयान प्रथम हो चुका है। इसके 5 सालों बाद 2013 में हम किसी अन्य ग्रह पर पहुंचते हैं, और उस ग्रह का नाम है दोस्तों मंगलयान या मंगल ग्रह। आपने मंगल मिशन मूवी यदि देखी होगी तो उसमें बताया है सारी चीज़ों को किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ PSLV के माध्यम से दोस्तों, PSLV के माध्यम से हम मंगल पे पहुंचने में सफलता हासिल कर लेते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता है, मात्र 450 करोड़ का बजट होता है दोस्तों, और उतने कम बजट में हम मंगलयान पर पहुंचते हैं। समय चल रहा है 2013 और PSLV का यान है C25, और डेट एक बार MPPSC प्री में पूछी गई है कि कब पहुंचा, तो 24 सितंबर 2014 में पहुंचा। और कब निकला दोस्तों, तो 5 नवंबर 2013 को निकला। 300 दिनों की यात्रा करके यह अपने जो है लक्ष्य को हासिल करता है, 300 दिनों की यात्रा करके दोस्तों। और सफलता क्या पाता है, तो सफलता पाता है कि वहाँ पर मीथेन के भंडार मिलते हैं। किसके? मीथेन के भंडार, जो कि एक बायोसिग्नेचर है दोस्तों। बायोसिग्नेचर क्या होता है, तो बायोसिग्नेचर उसे कहते हैं कि जब अंतरिक्ष में किसी स्थान पर यदि ऐसे कुछ तत्व मिल जाए जिससे वहाँ जीवन की संभावना हो, तो उसे हम बायोसिग्नेचर कहते हैं। मंगलयान ने पता लगा लिया मीथेन का, और मीथेन एक बायोसिग्नेचर तत्व भी है, अर्थात वहाँ पर जीवन की संभावना है। इस चीज़ का पता हमारे पहले यान मंगलयान ने लगा लिया दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2013 में ही हमारी जो नौवहन प्रणाली हम विकसित कर रहे हैं, नौवहन प्रणाली पर हम आगे के लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या होती है, किस तरीके के यान हम इसमें भेजे जाते हैं, कौन सी कक्षा में नौवहन प्रणाली के यान भेजे जाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहला जो यान है दोस्तों वह 2013 में IRNSS इंडियन रीजनल नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, स्पेस सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यह 1A PSLV C22 के माध्यम से 2013 में ही भेज दिया जाता है। तो 1A भेज दिया गया है। अब फिर से एक ऐतिहासिक दिन आ गया है दोस्तों, और वह ऐतिहासिक दिन है 14 फरवरी के एक दिन बाद का दिन, 15 फरवरी का दिन।
15 फरवरी का दिन है दोस्तों। 15 फरवरी 2017 को क्या होता है, पूरे विश्व में एक इतिहास रचा जाता है और भारत के पीएसएलवी के माध्यम से, मैंने अभी कहा पीएसएलवी सस्ता है, सटीक है, इसी के माध्यम से दोस्तों एक साथ 104 उपग्रह को अपनी अपनी कक्षा में सही जगह पर सही ठिकाने में स्थापित किया जाता है और वो है पीएसएलवी C-37 को यह सफलता प्राप्त होती है। हालांकि वर्तमान में यह रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानने के लिए आवश्यक है। यदि मेंस में यदि प्रश्न आता है पीएसएलवी के महत्व पर चर्चा कीजिए, तो ये सारे बिंदु आपको उसमें लिखना है दोस्तों। आगे चलते हैं तो 2018 का समय आता है दोस्तों। यहाँ पे हम 2017 में एक और चीज़ लिख लीजिए कि GSLV मार्क 3 का हम परीक्षण भी कर लेते हैं दोस्तों। GSLV मार्क 3 का सफल परीक्षण भी हम 2017 में कर लेते हैं। समय है 2018 का। 2018 में भारत द्वारा भारत का सबसे भारी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है। भारत का सबसे भारी 3500 किलोग्राम का दोस्तों। GSAT-29 कितने किलोग्राम का है, तो 3500 किलोग्राम का है दोस्तों, 3500 किलोग्राम का है। और प्रश्न याद रखिएगा, भारत द्वारा भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण उपग्रह जो है वह प्रक्षेपित किया जाता है GSAT-29 और किसके माध्यम से दोस्तों, GSLV मार्क 3, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान का बाहुबली भी कहा जाता है। बाहुबली रॉकेट के नाम से जो फेमस है GSLV मार्क 3, जिसके माध्यम से हमने 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को सफल बनाया था। चंद्रयान 2 मिशन जिसके 3 भाग थे दोस्तों, ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। हालांकि वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया, लेकिन हम उसे भी सफल मान सकते हैं क्योंकि वर्तमान में भी वह काम कर रहा है और आने वाले 1 वर्ष तक उसका ऑर्बिटर जो है वह काम करेगा। तो यह दोस्तों चंद्रयान 2 22 जुलाई को प्रक्षेपित होता है। यहीं पे मैंने GSAT-11 लिखा हुआ है जो 5800 kg का है। यह भारत का सबसे भारी है दोस्तों, लेकिन भारत द्वारा नहीं, फ्रांस का जो स्टेशन है वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था, क्योंकि भारत के पास अभी जो GSLV मार्क 3 है यह 4000 किलोग्राम के तो उपग्रह ले जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा के नहीं ले जा सकता। उससे ज़्यादा के ले जाने के लिए हम अभी जो प्रौद्योगिकी है उस पर काम कर रहे हैं दोस्तों। और प्रक्षेपण यान की पीढ़ियों को शॉर्टकट में रिवाइज, पहली पीढ़ी SLV, दूसरी PSLV, तीसरी GSLV और चौथी जो पीढ़ी है दोस्तों वह RSLV जिस पर अभी काम चल रहा है। एक और पीढ़ी आती है यहाँ पर ASLV, जिसे द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। SLV के बाद आती है दोस्तों। तो RSLV पर काम चल रहा है अभी। यदि हम RSLV के निर्माण में सफल हो जाते हैं तो हम किसी भी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में ले जा करके वापस लाने में सफल हो जाएंगे। तो यह पूरा इतिहास है दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से हमने जो है इनकोस पार से शुरुआत की थी। विक्रम साराभाई का नाम आप लोगों ने देखा। इनके अथक प्रयासों से भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव पड़ी, आधार बना और किस तरीके से आज हम विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो गए हैं जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महानता हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बने रहिए दोस्तों और आगे भी इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।